स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की कर रहे हैं शुरुआत। तो बड़ी खबर यही है, रायपुर से है, जहां पर विष्णुदेव साय ने शपथ ले ली है और उसके बाद अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। उन्होंने मंत्रालय जाकर कार्यभार संभाला। इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। कार्यभार संभालने के बाद सीएम साय ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि आज कोई फैसला नहीं हुआ है। सीएम साय ने बताया कि कल पहली कैबिनेट की बैठक रखी गई है, जिसमें घोषणा पत्र पर विस्तार से चर्चा भी होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार के लिए अभी इंतजार कीजिए। देखिए, आज शपथ ग्रहण समारोह था और आज मुख्यमंत्री के रूप में हमने स्वयं ने शपथ लिया और शपथ ग्रहण के बाद आज हम लोग तीनों यहाँ पर मंत्रालय आए। क्योंकि प्रथम दिवस था तो यहाँ पर विधिवत पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना करके आज अपना काम शुरू किए हैं। आज कोई निर्णय वगैरह नहीं हुआ है। कल कैबिनेट का बैठक रखे हैं। देखिए, कैबिनेट में कल चर्चा करेंगे। और वैसे तो हम लोगों ने जो मोदी की गारंटी जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है वो सब आप लोगों को मालूम ही है। कल विस्तृत चर्चा होगी कैबिनेट में और कल प्राथमिकता भी तय किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ चुका है। प्रदेश में अब विष्णु राज आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान प्रदेश और देश के बड़े नेता और दिग्गज नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में विष्णुदेव साय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। राज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवा छत्तीसगढ़ अब विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है। विष्णुदेव साय के साथ अरुण साव ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वहीं विजय शर्मा ने भी प्रदेश के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सभी प्रकार की प्रदेश में इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं। चुनाव में जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए साय की टीम तैयार हो रही है। इसके कंधों पर ही प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी रहेगी। नए चेहरे, नए तेवर और नए अंदाज में नए आयाम स्थापित होंगे।
छत्तीसगढ़ की धरा पर बड़े नेताओं का जमावड़ा रहा। मौका था शपथ ग्रहण समारोह का। प्रधानमंत्री मोदी समेत देश और प्रदेश के दिग्गज नेता साय के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। रायपुर का साइंस कॉलेज मैदान एक नए अध्याय का साक्षी बना। प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री के अलावा देश और प्रदेश के बड़े और दिग्गज नेता भी शामिल हुए। मंच पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामदास अठावले शामिल रहे। इनके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। प्रदेश में बीजेपी ने जनता से चुनाव के दौरान विकास के जो वादे किए, अब उनको पूरा करने की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय की टीम पर है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ विष्णुदेव साय की टीम उतरेगी। नए चेहरे नए तेवर के साथ जनता के बीच काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सादगी भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यपाल के आगे से टेबल हटाई और जब ऐसा कुछ दरअसल हुआ ये कि राज्यपाल को शपथ दिलानी थी और जो कुर्सी जिस तरीके से लगी हुई थी उसका अरेंजमेंट और टेबल का अरेंजमेंट ठीक नहीं था। ऐसे में प्रधानमंत्री ने पहले तो राज्यपाल को कहा कि वे उस जो सामने खास कुर्सी है उसके ऊपर वो विराजमान हो और फिर देखा कि वहीं से उन्हें शपथ भी तो दिलानी है और उस टेबल पर माइक था, लिहाजा उन्हीं की चेयर के सामने उस टेबल को करने के लिए प्रधानमंत्री खुद झुक गए और उस टेबल को खिसकाने लगे। इसके बाद जब ये बाकी नेताओं ने देखा, मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे विष्णुदेव साय जब देखा उन्होंने, तब वे तुरंत खुद आगे बढ़े। उधर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उधर प्रभारी जो हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी भी थे, वो भी दौड़ पड़े। लेकिन प्रधानमंत्री ने बेहद आसानी से और बहुत सहज भाव से इस टेबल को आगे कर दिया। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने नई सरकार बनाने के लिए बीजेपी को बधाई दी है और कहा है कि भाजपा सरकार बनते ही अपने वादों को पूरा करे। 1 लाख लोगों को नौकरी दे, 50,000 रिक्त पदों पर भर्तियां करे और मातृत्व वंदन योजना का भी लाभ दे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनहितकारी योजनाओं को नई सरकार बंद ना करे। वादे इन्होंने चुनाव के बीच में किए हैं, चाहे किसानों को 3100 रुपये, 21 कुंटल में धान खरीदी, मातृत्व वंदन योजना में सभी विहाता महिलाओं को 12,000 रुपये प्रति वर्ष, 1,000 रुपये प्रति माह, इसी तरह से 1 लाख लोगों को नौकरी, 50,000 रिक्त पदों में भर्ती, ये सब भारतीय जनता पार्टी करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और छत्तीसगढ़ के कुछ बहुत अच्छी योजनाएं थी जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के निवासियों को बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे बिजली बिल हाफ योजना हो गया। उन सब योजनाओं को बंद मत करें, यही मैं उम्मीद करता हूं। और हार के बाद रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई थी। इसमें कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजय माकन, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा समेत भूपेश बघेल और कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे यानी पार्टी अध्यक्ष फैसला करेंगे। इस प्रस्ताव को भूपेश बघेल ने प्रस्तुत किया और चरण दास महंत ने इसका समर्थन कर दिया। इस बैठक के बाद अजय माकन ने कहा कि जीते विधायकों से बात हो चुकी है, कांग्रेस हाईकमान जल्द ही तय कर लेगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा।
सम्मति से एक लाइन का प्रस्ताव किया कि विधायक दल के नेता को चुनने का सारा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दिया है। उसके पश्चात हम दोनों ने हर विधायक से एक एक करके अलग से बात की, उनके विचार जाने और पूरी रिपोर्ट हम लोग हाईकमांड को आज दिल्ली जाएंगे और लीडरशिप को हम पूरी रिपोर्ट। राजीव भवन में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और नेता प्रतिपक्ष को लेकर खासतौर पर अगर हम बात करें तो उस पर चर्चा जो हुई, जीते विधायकों कुमारी शैलजा हमारे साथ बात करते हैं। बैठक हुई है और नेता प्रतिपक्ष को लेकर खासतौर पे ये था कि कौन होगा, इस पर चर्चा। विधायक दल के नेता का चयन हम करेंगे। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला सुनाएंगे कि कौन हमारा नेता होना चाहिए। मैम, ये भी कहा जा रहा था, इस बात पे भी चर्चा हो रही कि जीत और हार को लेकर क्या अभी आज ये विषय नहीं था। जी जी, तो कब तक डिसाइड हो जाएंगे? क्योंकि 2013 में बहुत जल्दी हो गया था। हाँ, हो जाएगा। खड़गे जी डिसाइड। आज हम रिपोर्ट दे देंगे, आज या कल में रिपोर्ट दे देंगे। हमने सभी विधायकों से अलग से भी बातचीत की है। रिपोर्ट माकन जी और मैं रिपोर्ट दे देंगे। तो पसंद नापसंद पूछी गई सबसे? नहीं, ऐसा नहीं होता, पसंद नापसंद नहीं होती है। सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। चलो, कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और चलिए बढ़ते हैं आगे। सागर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है और इस हादसे में बाइक सवार बाल बाल बचा है। और ख़ास ये है कि घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखेंगे आप कुछ देर में तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर नुमाया हो जाएंगी कि किस तरीके से ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। देखिए ज़रा कितना ये भीषण हादसा है। सागर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और रफ्तार ट्रैक्टर की तेज़ थी, बाइक सवार वहाँ पर मौजूद था। और देखिए कि कैसे ऐसा लगता है कि नज़र ही शायद नहीं आया ट्रैक्टर चालक को कि बाइक सवार भी वहाँ से, और ये ओवरटेक किया गया। देखिए साफ तौर पर बिल्कुल ये नज़र आ रहा है कि ओवरटेक करने की कोशिश थी और ओवरटेक कर भी दिया गया। बाइक सवार जो जा रहा था और ट्रैक्टर चालक बुरी तरीके से ठोकर मारते हुए, टक्कर मारते हुए और ट्रैक्टर आके निकल जाता। वो तो गनीमत मानिए कि ट्रैक्टर के पहियों में ये चालक जो है, बाइक सवार जो है, ये फंसा नहीं, वरना ये इसमें जान जाने की स्थिति यहाँ पर बन रही थी और बुरी तरह से ये बाइक सवार जख्मी हुआ। बाइक जो है उसमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ। बढ़ते आगे, महादेव ऐप के मुख्य आरोपी पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। मुख्य आरोपी रवि उप्पल को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद अब करोड़ों के खेल में बड़े खुलासे की उम्मीद है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को बड़ी कामयाबी हासिल हो चुकी है। दुबई पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों में से एक रवि उप्पल को अरेस्ट कर लिया है। जल्द ही उसे भारत लाया जा सकता है। रवि उप्पल 6000 करोड़ रुपए के एक मनी लॉन्ड्रिंग केस का मास्टरमाइंड है, जिसमें छत्तीसगढ़ के निवर्तमान सीएम भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया है। सूत्रों के अनुसार उप्पल की गिरफ्तारी ईडी की ओर से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के चलते हुई। महादेव ऐप का दूसरा प्रमोटर सौरभ चंद्राकर भी जल्द ही यूएई में पकड़ा जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद उसे भी भारत को हैंडओवर किया जाएगा। ईडी ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट से इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट लिया। उसके बाद इन दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। आइए अब आपको बताते हैं रवि उप्पल है कौन। रवि उप्पल सट्टा किंग सरगना है। वो सौरभ चंद्राकर का साथी है। दोनों महादेव ऐप के मालिक हैं। रवि उप्पल भिलाई का रहने वाला है। सुपेला दक्षिण गंगोत्री में ये टायर की दुकान चलाता था। नलकूप खनन का काम भी किया करता था। रवि के पिता भिलाई इस्पात संयंत्र में बड़े पद पर थे। रवि पर महादेव ऐप के जरिए 6000 करोड़ की हेरा फेरी का आरोप है। 5000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी जांच कर रही है। दोनों दुबई से कंपनी चलाते हैं। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि रवि उप्पल ने सट्टे का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया।
तो आपको बता दें कि 2017 में वेबसाइट बनाई थी। शुरू में कम कमाई थी, जिसके बाद 2019 में वो दुबई चला गया और दुबई में महादेव बुक ऑनलाइन ऐप बनाया, जिसका चर्चित लोगों से प्रमोशन करवाया गया। 4000 से ज्यादा ऑपरेटर्स का नेटवर्क बनाया गया। तब रोजाना 200 करोड़ की कमाई होने लगी। काली कमाई से यूएई में साम्राज्य बनाया। कुछ समय पहले ईडी ने छापा मारा और मुंबई, कोलकाता, भोपाल में भी छापे मारे गए। करीब 39 ठिकानों पर छापे मारे गए, जिसमें 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। महादेव ऐप केस की जांच कर रही ईडी के रडार पर कई बॉलीवुड और टीवी एक्टर आए थे। इस मामले में ईडी ने देश के कई शहरों में छापेमारी करके 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया एक ऐप है। इस पर लॉगिन करने वाले यूजर कार्ड गेम, चांस गेम, पोकर जैसे लाइव गेम खेलते थे। इस ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसे खेलों में सट्टेबाजी भी की जाती है। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए महादेव बैटिंग ऐप का जाल पूरे देश में तेजी से फैला और इसमें सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खोले गए। सबसे पहले इस ऐप की शुरुआत साल 2019 में सौरभ चंद्राकर ने की थी। अब जबकि इसका मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, तो उम्मीद बड़े खुलासों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। से खबर बताते हैं आपको। कांग्रेस के नेता रहे सुरेश अग्रवाल के सुसाइड की वो मिस्ट्री जिसकी जांच की जा रही है, जो मोबाइल रखकर सुबह 5 बजे घर से निकले, फिर घर ही नहीं लौटे। घर वालों ने जब तलाश की तो घर के बेसमेंट में फांसी के फंदे पर झूलती उनकी लाश मिली। कांग्रेस नेता सुरेश अग्रवाल पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बेहद करीबी थे, लेकिन आखिर उन्होंने मौत को गले क्यों लगा लिया? कांग्रेस नेता ने किया सुसाइड। घर के बेसमेंट में मिली लाश। वो आखिरी कॉल। क्या इलेक्शन में हार ने ली जान? मौत की मिस्ट्री। कांग्रेसी नेता सुरेश अग्रवाल मिलनसार थे, बेहद एक्टिव भी। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बेहद करीबी। खाद्य उपभोक्ता परिषद के सदस्य भी थे, जो घर से सुबह करीब 5 बजे निकले। अपने साथ मोबाइल नहीं ले गए थे। 7 बज गए, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। घर वाले परेशान हो गए। घर वाले सुरेश अग्रवाल को तलाशने लगे। घर के बेसमेंट में जब पहुंचे तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पंखे पर फांसी के फंदे पर झूलती हुई लाश मिली। आखिर कांग्रेसी नेता सुरेश अग्रवाल ने सुसाइड क्यों किया? ऐसी कौन सी परेशानी थी जो उन्हें बेचैन कर रही थी, अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी? सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंत गली में सुरेश अग्रवाल जी है, जो कांग्रेस के नेता है, खाद्य नागरिक आपूर्ति परिषद के सदस्य है, उनका सुसाइड का एक मामला आया था। हैरानी देखिए, किसी को भी ये नहीं लगा था वो ऐसा खौफनाक कदम उठा लेंगे। एक दिन पहले दोपहर में कार्यकर्ताओं के साथ भी थे। शाम को अमरजीत भगत को कॉल लगाया। आखिर उस कॉल पर सुरेश अग्रवाल क्या कहना चाहते थे? अमरजीत भगत ने कहा कल बात करेंगे, लेकिन अगली सुबह जो खबर लेकर आई वो बेहद मनहूस थी। घर वाले बता रहे कि सुबह वो 5 बजे उठ के घर से बाहर निकला था और 7 बजे तक वो वापस नहीं आए, तो उनके बेटा ढूंढने लगा, तो उन्हीं के घर के जो बेसमेंट में वो फांसी लगा के आत्महत्या कर ले बोल के सामने आया है। अभी उसमें जांच जारी है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की माने तो सुरेश अग्रवाल इलेक्शन में हार को लेकर डिप्रेशन में थे। चुनाव परिणाम आने के बाद थोड़ा सा दुखी तो रहते थे, लेकिन कई बार बोलते भी थे कि अब क्या होगा।
मैं बोलता भी था कि सब स्थिति सामान्य हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। सवाल है कि क्या इलेक्शन में हार की वजह से ये खौफनाक कदम उठाया गया? आखिर सुसाइड की वजह क्या है? क्यों मौत ही आखिरी मंजिल लगी? पुलिस वाले इस सुसाइड मिस्ट्री की जांच कर रहे हैं। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महासमुंद से सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां पर स्कूल वैन ने 1.5 साल के मासूम बच्चे को रौंद दिया। बच्चे की मौत मौके पर ही हो गई। इसकी जानकारी के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर वैन समेत ही भाग निकला। पूरा मामला पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम राजा सेवैया खुर्द का बताया जा रहा है। और बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां पर छोटे डोंगर में आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान जख्मी हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि जवानों की टीम सर्चिंग में निकली थी, तभी आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इसकी चपेट में आकर कांस्टेबल कमलेश साहू शहीद हो गए। नक्सलियों ने आमदई खदान में विस्फोट किया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च अभियान भी तेज कर दिया। छोटे डोंगर के आमदई खदान में करीब 11 बजे माओवादियों के द्वारा आईडी विस्फोट कर फायरिंग कर हमला किया गया है। जवाब में सुरक्षा बल के द्वारा भी जो है जवाबी कार्यवाही किया गया और नक्सलियों के हमले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 9वीं वाहिनी के एक जवान आरक्षक कमलेश कुमार शहीद हो गए हैं एवं एक आरक्षक विनय कुमार को मामूली चोट आई है, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया है। आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल, डीआरजी और आईटीबीपी के द्वारा जो है सर्च की कार्यवाही किया जा रहा है। कोरबा जिले में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के बाद अब कोरबा में भी डेंगू तेजी से फैल रहा है। तेजी से इसके मामले सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने नगर निगम के सहयोग से शहर में सफाई अभियान शुरू कर दिया है। कोरबा में ठंड बढ़ चुकी है और मच्छरों का आतंक भी बढ़ता गया है। मच्छरों के पनपने के कारण डेंगू का खतरा बढ़ चुका है। प्रदेश के कई जिले इस वक्त डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। डेंगू, चूँकि ये डेंगू का सीजन चल रहा है, मच्छरों का सीजन है, मच्छर फैलेंगे तो मलेरिया और डेंगू का भी प्रकोप आ सकता है। मलेरिया तो फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन डेंगू जो है रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, भिलाई वाले कुछ एरिया में काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है। और चूँकि डेंगू एक खतरनाक फीवर है, इसमें डेथ का भी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लौट रहे हैं।